हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अभी तक दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत की क्लास दे रहा हूं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर पढ़ा है और छठे चैप्टर हम जिसका नाम है 1857 का विद्रोह, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 1857 के विद्रोह को दोस्तों हमने एक वीडियो के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास किया और उसमें मैंने आप लोगों को 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में जानकारी बताने का प्रयास किया और यह बताने का प्रयास किया कि क्या वास्तव में 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र था या सैनिक विद्रोह था या क्रांति थी या स्वतंत्रता संग्राम की पहली नींव रखी गई थी। इस चीज़ को हम लोगों ने बखूबी समझने की कोशिश की और निष्कर्षतः यह निकला कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें लगभग केवल सैनिक ही भाग नहीं लिए थे, सभी वर्गों ने थोड़े या ज़्यादा भाग लिया था। अब इसके बाद हमें दोस्तों आज पढ़ना है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण, यानी ये कारण क्या था जो हम लोग कल भी आपको थोड़ी बहुत बताने का प्रयास किया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से यह विद्रोह हुआ। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें इस पूरे चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या एनडीए का कोई भी ऊपर लेवल तक का भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो या आप दिल्ली पुलिस दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ से 1857 के विद्रोह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है 1857 के विद्रोह का कारण। दोस्तों, इसे अंतिम यानी लास्ट तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। 1857 के विद्रोह के टोटल कुल मिलाकर 5 कारण थे। एक जिसे हम लोग राजनीतिक या प्रशासनिक कारण कह सकते हैं, दूसरा आर्थिक कारण, धार्मिक कारण एवं सामाजिक कारण, एक ही में आता है धार्मिक एवं सामाजिक कारण। फिर हम लोग पढ़ेंगे चौथा सैनिक कारण और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे तत्कालिक कारण। इस तरह से इस विद्रोह के कारण को हम लोग 5 सब हेडिंग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा इसके परिचय के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि अगर 1857 में क्रांति होती है या विद्रोह होता है तो क्या हुआ एक दिन की ही परिणाम होता है? ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ लंबे समय से होता है। अगर कोई व्यक्ति का एक दिन रिजल्ट आ जाता है लेकिन तो क्या हम कहेंगे कि वह उसी दिन का परिणाम था? नहीं दोस्तों, पिछले कई सालों का अथक प्रयास होता है जिसमें उसे उस दिन सफलता मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर या हमारे भारतवासियों के साथ अंग्रेज पिछले कई सालों से, ये कहिए कि दशक से, वो लोग अत्याचार करते आ रहे थे और हम चुपचाप उसे बर्दाश्त कर रहे थे। हम एकजुट नहीं हो पा रहे थे, हम एक साथ नहीं हो पा रहे थे, अपनी बातों को मिलकर रखने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से हम उनकी बातों को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हर बर्दाश्त की एक सीमा होती है और उस सीमा को क्रॉस करने के बाद क्या होता है, आग भड़क जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक सीमा तक हमने अंग्रेजों के अत्याचार को सहने की कोशिश की, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, वो आवाज़ भड़क उठती है और 1857 के रूप में उभर करके आती है जिसे विद्रोह या क्रांति कहते हैं। देखते हैं इसमें शुरुआत कहाँ से। कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह के पहले भी कई विद्रोह हो चुके थे निश्चित तौर पे, क्योंकि उसी का परिणाम था ये। कहा जाता है 1764 ईस्वी में सबसे पहला एक सैनिक विद्रोह हुआ था बंगाल में, ठीक है। दूसरा कह कि 1806 ईस्वी में बेलूर के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, जहां पर टीका और पगड़ी लगाने के लिए क्या किया था, अंग्रेजों ने मना कर दिया था और भारतवासी इसका विरोध कर रहे थे। 1824 में बैरकपुर के सिपाहियों ने भी विद्रोह किया था। तब जाकर के 1857 ईस्वी में का विद्रोह या केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, मतलब ये तीन पीछे आया 1764, 1806 और 1824। ये छोटे छोटे स्तर पे पहले भी सिपाही विद्रोह हुए थे और ये सब एक जगह संगठित होकर के 1857 में जो विद्रोह किया गया वह था सैनिक विद्रोह नहीं था।
इसे समाज के अन्य वर्गों का भी समर्थन मिला। कहते हैं ना, अंग्रेज कहते हैं कि यह एक मात्र सैनिक झड़प थी, सैनिक विद्रोह था। ऐसा नहीं था, इसे समाज के अन्य वर्गों का भी समर्थन मिला था, जैसे किसान, मजदूर, कलाकार, जमींदार, व्यापारी, ब्राह्मण एवं लोक सेवक इत्यादि सभी ने मिलकर के 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था। वो अलग बात है कि किसी ने ज्यादा और किसी ने कम दिया, लेकिन सबने सहयोग दिया, तब जाकर के ये विद्रोह हुआ। और इसीलिए हम इसे एक केवल सैनिक विद्रोह ना करके हम इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखा कि ये विद्रोह की प्रक्रिया केवल एक दिन की नहीं थी। लंबे समय से भारत के सिपाहियों में के अंदर एक ज्वाला जलने की चिंगारी शुरू हो गई थी, जो जल रही थी, लेकिन बस उसे तिल्ली दे करके फैलाने की जरूरत थी, जो चर्बी वाला कारतूस आगे काम करेगा। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, जो पुराने हमारे क्या थे, कैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने इस सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश की और हमारे महत्वपूर्ण लोगों को नुकसान पहुंचाया। देखे दोस्तों, कह रहा है कि वेलेजली एक व्यक्ति था जो गवर्नर जनरल था बंगाल का। ठीक है, वेलेजली की सहायक संधि से कई राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, जिससे वे असंतुष्ट हो गए। पहला कारण हम लोग देखने जा रहे हैं कि राजनीतिक में प्रशासनिक कारण जो है, इसके अंदर कौन कौन कारण थे। मतलब पहला कारण हो गया राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, इसके अंदर क्या क्या कारण थे जो पहले से ही चले आ रहे थे लेकिन हम बोल नहीं पा रहे थे। अब देखिए, सहायक संधि का मतलब था कि अंग्रेज भारतीय राज्यों के साथ एक संधि करते थे, जिसके अंतर्गत अंग्रेज भारत को कुछ सहायता प्रदान करते थे, लेकिन उसका चार्ज खुद वो उनसे ही गेन करते थे, यानी लेते थे। और शुरू में उन्हें सहायता देते थे, लेकिन बाद में हमने तो शुरू में इसलिए अपना लिया कि हमें मदद मिला, लेकिन बाद में इसी संधि के माध्यम से अंग्रेज क्या करने लगे, उस राज्य की स्वतंत्रता को समाप्त करके अपने अंदर मिलाने लगे। इससे हमारे अंदर क्या हो गया, एक भड़क पैदा हुई, एक हमें असंतोष पैदा हुआ। ठीक, अब सहायक संधि का जो क्वेश्चन है ना, ये प्री में बड़ी पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है, एकदम इसको रामबाण मान करके याद रखिए जो चीज बता रहा हूँ। सबसे बड़ा एक तो समझ में आ गया कि पहला राजनीतिक कारण क्या था, सहायक संधि, जिससे कि राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो रही थी। इसमें क्यों ऐसा क्या हो रहा था, तो भारत में सहायक संधि की शुरुआत 1798 ईस्वी में वेलेजली द्वारा की गई थी। देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। सवाल पूछा जाता है कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत कब हुई थी, तो 1798 में, और किसने किया था, तो वेलेजली द्वारा ये शुरुआत की गई थी। पहला काम क्लियर। दूसरा कह रहा है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था जी, तो सवाल बनेगा तो लिखेंगे कि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद, यानी जिसे निजाम कहते थे, वही था। यानी हैदराबाद ने सबसे पहले स्वीकार किया, या हैदराबाद ना रहे तो निजाम करेंगे। तो 3 क्वेश्चन हो गया, कब शुरू हुई, किसने शुरुआत की और किसने स्वीकार किया सबसे पहले। और सहायक संधि के बारे में मैंने बता ही दिया कि सहायक संधि में कुछ शर्तें होती थी जो अंग्रेज भारतीय राज्यों से मनवा लेते थे, और मनवा करके उसको शुरू में तो फॉलो करते थे, लेकिन बाद में फॉलो करना छोड़ देते थे। ये आगे हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो 3 क्वेश्चन हो गया। आपको लगे किन राज्यों ने इस संधि को स्वीकार किया था, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल दे रहा हूँ, वरना मैं केवल इतना ही समझा देता आपको यहाँ पे कि सहायक संधि एक बहुत बड़ा कारण था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ बताते हैं, जब आगे डिटेल्स इसकी पढ़ेंगे हम गवर्नर जनरल को, तो वहां पर भी बताएंगे, तब तक आपको कुछ याद हो जाएगा इस समय तक। हैदराबाद ने सबसे पहले 1798 में स्वीकार किया, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। इसके बाद कुछ लोग थे जैसे जोधपुर, जयपुर, बूंदी, इन लोगों ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया, और इस प्रकार से इस सहायक संधि ने भारतीय राज्यों के अंतर्गत एक असंतोष पैदा किया था, जो 1857 की क्रांति के दौरान उभर करके सामने आया। तो एक कारण हमने देखा। दूसरा हमने देखा कि डलहौजी के कई व्यापगत सिद्धांत, मतलब डलहौजी ने एक सिद्धांत लागू किया था भारत में, व्यापगत का सिद्धांत से भी कई राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। अब सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि व्यापगत का सिद्धांत क्या है बेटा, तो व्यापगत के सिद्धांत का मतलब होता है कि विलय की नीति, इसी को कहते हैं, इसी को हम लोग हड़प नीति कहते हैं, और इसी को हम लोग इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कितना नाम हो गया इसका, व्यापगत का सिद्धांत, विलय की नीति, हड़प नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये 4 नाम से इसे जानते हैं। जो लाने वाला व्यक्ति कौन था, डलहौजी था भारत में,
जो 1848 ईस्वी में लाया था। ठीक, सवाल पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने लागू किया था भारत में, तो डलहौजी ने। कब किया था, 1848 में। और इसे किस किस नाम से जानते हैं, तो व्यक्तिगत का सिद्धांत, विलय की नीति, हड़प की नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जब ये आया था तो इस समय, अब ध्यान से सुनिएगा, इस समय तक लगभग अंग्रेजों ने भारत के सभी राज्यों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला चुके थे। कुछ राज्य थे और डलहौजी जो था वो एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति था, एक दूर दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति था। उसने जबरदस्ती कुछ नियम बना करके और उस नियम के माध्यम से जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनको अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास करता है। इसी को हम लोग विलय की नीति या हड़प नीति के नाम से भी जानते थे। इसमें एक नीति भी थी, गोद लेने की प्रथा को उसने समाप्त भी कर दिया था, जिसका विरोध भी हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अब सवाल आता है कि कितने राज्यों को इसने हड़पा था। डलहौजी ने निम्न राज्यों को इस नीति के माध्यम से मिलाया था, यानी हड़प करके अपने मिला लिया था, जैसे सतारा 1848 में, चैतपुर और संबलपुर 1849 में, बाघाट 1850 में, उदयपुर, जो एक ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, ये उदयपुर है जो 1852 में मिलाया था एमपी में, झांसी 1853 में, नागपुर 1864 में और अवध 1856 में कुशासन के आधार पर मिला लिया। और इस प्रकार से जैसे ही अवध को उसने मिलाया, लोगों के अंदर एक आंतरिक विद्रोह की भनक उठ गई और एक ही समय, कुछ समय के बाद 57 तक आते आते लोगों ने विद्रोह को रूप देना शुरू कर दिया था। तो एक नीति इसकी कौन सी थी, तो व्यक्तिगत के सिद्धांत वाली नीति और सहायक नीति, ये दोनों ही भारतीय राज्यों को स्वतंत्रता के नष्ट कर रहा था। और इन दोनों से भारत के लोग क्या थे, नाराज थे और अपनी नाराजगी जाहिर करने में संकोच कर रहे थे, लेकिन इस विद्रोह के माध्यम से उसने किया। ये दो कारण हमने देखा। तीसरा था कि 1853 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उनका जो पेंशन उनके दत्तक पुत्र नाना साहब यानी दोदू पंत जिसे कहते हैं को नहीं दिया गया। ये एक कारण था। यानी उन्हें ना अंग्रेज क्या करते थे, बाजीराव द्वितीय को पेंशन देते थे, लेकिन जब वो मर गए तो उनके पुत्र जो दत्तक पुत्र थे उनको उन्होंने पेंशन देने से इनकार कर दिया। यहाँ से भी नाना साहब ने की नाराजगी बढ़ी और आपको पता ही होगा नाना साहब कानपुर में बड़ी जोर जबरदस्ती से संभाले थे इस मोर्चे को। उसके बाद चौथा कारण था, कर्नाटक और तंजौर के नवाबों का राजकीय उपाधि भी जब्त कर लिया गया। कर्नाटक और तंजौर के जो राजा थे उनकी जो नवाब की पत्ती थी, उपाधि थी, उसको भी जब्त कर लिया गया। उससे वो लोग भी नाराज थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, यहाँ बोलने के लिए तैयार हुए। ठीक है दोस्तों, 4 हो गया। पांचवा कारण था कि 1849 में डलहौजी के आने के बाद, दावर बख्श की मृत्यु के बाद डलहौजी ने घोषणा किया कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी, जो ये व्यक्ति था, जो भी अब उत्तराधिकारी होंगे, अभी तो बहादुर शाह है ही, उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़ करके दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के समीप रहना होगा। जबकि 1856 में कैनिंग ने घोषणा कर दी कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी, अब उन्हें केवल राजा की उपाधि दी जाएगी। इससे भी क्या था, हमारी नाराजगी बढ़ी, क्योंकि मुगल सम्राट की बात थी, इज्जत प्रतिष्ठा की बात थी। तो इस प्रकार से दोस्तों जाएगी और वे केवल राजा ही कहलाएंगे। एक और कारण था, उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति में नस्लीय श्रेष्ठता पर जोर दिया जाना। माने जो भी प्रशासनिक पद ऊंचा होता था, ऊपर के होते थे, उस पर केवल अंग्रेज को ही नियुक्त किया जाता था, भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता। इससे भी भारतीय क्या थे, नाराज थे। इस प्रकार से दोस्तों ये 6 राजनीतिक कारण थे या प्रशासनिक कारण थे, जिसके वजह से हमारे अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक जन आक्रोश भड़क तो रहा था, लेकिन हम उसको रूप नहीं दे पा रहे थे। रूप हमने दिया 1857 में चर्बी वाले कारतूस के बाद। आगे बात समझो दोस्तों। तो पहला कारण आपने देख लिया, राजनीतिक और आर्थिक कारण। दूसरा हमारा है आर्थिक कारण। पहला राजनीतिक और हमने क्या पढ़ा, प्रशासनिक कारण। दूसरा हमारा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण तो मैंने आपको 50% से ज्यादा पहले पढ़ा दिया है, जब हमने ब्रिटिश राज्य का आर्थिक पढ़ाया था दोस्तों आपको। तो भू राजस्व नीति हो या ड्रेन ऑफ वेल्थ हो या कृषि का वाणिज्यीकरण हो, हस्तशिल्प का पतन हो, सब ये क्या थे, हमारे अंदर एक आक्रोश और एक कहते हैं नफरत पैदा कर रहे थे। वो सब आर्थिक कारण ही थे। वैसे को मैंने संक्षेप में लिखा है कि अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति, जो शोषण नीति पहले थी, वो कई सारे माध्यम थे, हमने पढ़ा है, नीति ही विद्रोह का प्रमुख कारण बना। इतना ना पैसा उन्होंने गलत तरीके से वसूला कि विद्रोह कारण बन गया। कंपनी के आर्थिक शोषण और परंपरागत आर्थिक ढांचे के विनाश के कारण। परंपरागत का मतलब क्या था कि जो हमारे यहाँ पहले से चला आ रहा था उसको उन्होंने क्या किया, नष्ट किया ना जी। ढांचे के विनाश के कारण लोग ऋणग्रस्त और निर्धन होते गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर
दूसरा आघात व्यापार पर नियंत्रण के रूप में देखा जा सकता है। यानी 3 चीजें देखो बेटा, पाला समझिएगा। आर्थिक शोषण कर रहे थे अंग्रेज, इससे हम परेशान हो गए थे, जो हमारे कारण बनाई पहला चीज। दूसरा कि आर्थिक शोषण में परंपरागत जो हमारा आर्थिक ढांचा था, जो पुरानी हमारी खेती करने की जो व्यवस्था थी, उसको उन्होंने तो नष्ट कर दिया, हस्तशिल्प का पतन भी कर दिया, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया, धन का पलायन कर दिया, और उसके वजह से हमारे यहाँ क्या हो गया, बीमारी फैली, विनाश हुआ, हम ऋणग्रस्त हो गए, गरीब हो गए। तो ये पारंपरिक जो चीजें उन्होंने नष्ट किया, इससे हमारे अंदर क्या था, एक आक्रोश था। और तीसरा कि हमारे व्यापार पर उन्होंने कब्जा किया, हमारे सूती वस्त्र को उन्होंने खत्म कर दिया, धीरे धीरे हमारे घरेलू उद्योग को खत्म कर दिया, हमारी जो छोटे छोटे जो ढांचे थे व्यापार का, उसको उन्होंने खत्म कर दिया और एक अपनी व्यापार नीति को लागू कर दिया। इससे हमारे अंदर क्या हुआ, आक्रोश उपटा और हमने अंग्रेजों का आवाज उठाई उनके खिलाफ और विद्रोह का ऐलान किया। ये था हमारा आर्थिक कारण। अगला आता है दोस्तों धार्मिक और सामाजिक कारण, यानी धर्म और समाज से क्या कारण था जी। तो विलियम बेंटिंक और डलहौजी के समय में हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए बनाए गए नियम, जैसे सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह का निषेध एवं विधवा विवाह का समर्थन आदि, इससे पंडित और मौलवियों ने जानबूझकर अंग्रेजों के विचारों को चुनौती दी। देखिए अब ये कैसे था, कहने का मतलब कि आपको पता होगा कि डलहौजी जो बेंटिंक जो था एक सुधारक व्यक्ति था, भारत के साथ उसकी बहुत अच्छी तालमेल थी। आते ही उसने क्या किया, देखा कि भारत के समाज में या धर्म में जो जो कुरीतियां हैं, जो जो दुराचार हैं फैली हुई है, उसको खत्म किया जाए। तो उसने सती प्रथा को खत्म करने का निर्णय लिया। सती प्रथा ऐसे भी मतलब सही तो नहीं था, लेकिन क्या करें, देश की हमारी परंपरा थी, हमारा रीति रिवाज था उसके साथ, इसलिए हम उसको फॉलो करते थे, वरना ये सही तो नहीं था। इसको उसने खत्म किया। कन्या वध, यानी जो लड़कियों की वध कर दी जाती थी, उसको खत्म किया। बाल विवाह का निषेध किया, यानी छोटे बच्चों की शादी नहीं होगी। अब विधवा पुनः विवाह का समर्थन किया कि अगर कोई लेडीज का पति मर जाता है तो इसका मतलब अब ये नहीं कि जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी, उसकी दूसरी शादी भी होनी चाहिए। इस चीज को डलहौजी और विलियम बेंटिंक ने सुधार करने का प्रयास किया। इससे भारत के जो पंडित और मौलवी थे उनको लगा कि इन्होंने क्या किया, हमारे रीति रिवाज, धार्मिक परंपरा, समाज के साथ इन्होंने छेड़छाड़ किया, और तब जाकर के इन्होंने लोगों के अंदर ये संदेश भेजा कि हमारे धर्म के साथ ये क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। हो सकता है दोस्तों कि कुछ समय के लिए लग रहा था कि धर्म का खिलवाड़ हो रहा है, नो डाउट, हमारा धर्म था, हमारे कुछ भी होता, लेकिन लंबे समय के लिए गलत वास्तव में था और अंग्रेजों ने इसको दूर करने का प्रयास किया। तो एक बहुत बड़ी पहल की हिंदुस्तान में इस प्रथा को खत्म करने के लिए। वरना ये बताइए कि सती प्रथा कहाँ तक उचित था, बिल्कुल उचित नहीं था, लेकिन हमारे समाज की रीति रिवाज थी, इसलिए हम उसे फॉलो करते थे। आई बात समझ में दोस्तों। तो ये हमारा था सामाजिक में। और भी देखते हैं हम लोग। इसके अलावा 1853 ईस्वी के बाद भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट मिल गई, तो वो आकर के हिंदू धर्म की बुराइयां करने लगे और अंग्रेजी धर्म की अच्छाइयों को लोगों के सामने बताने लगे। इससे भी हमें क्या हुआ, दुख हुआ। नस्लीय भेदभाव होता रहा, उच्च नीच जाति का भेदभाव होता था, गोरे और काले का भेदभाव होता था। 1837 ईस्वी में अकाल के समय अनेक व्यक्तियों को ईसाई बनाया गया, ये भी हमारे एक कारण था। और 50 ईस्वी में लैक्स लोकी शासन अर्थात लैक्स लोकी कानून अर्थात धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा हिंदू रीति रिवाज में परिवर्तन लाया गया। तो ये कुछ ऐसे कारण थे। बाद में डलहौजी ने क्या कर दिया, गोद लेने की प्रथा का निषेध कर दिया। हिंदू धर्मशास्त्र के विरुद्ध था ये, इससे हिंदू समाज में असंतोष फैल गया। और इस प्रकार दोस्तों ये 6-7 कारण जो थे, जो हमारे ये सामाजिक और धार्मिक कारण थे, इसके वजह से लोगों के संतोष पैदा हुआ और उसने क्या किया, 1857 की क्रांति का जन्म दिया। इसके बाद दोस्तों सैनिक कारण आता है, ठीक है ना। सैनिक भी हमारे असंतुष्ट थे। कह रहा है कि सैनिकों में ऊंची जाति के लोग सैनिक छावनी में नियत सेवा शर्तों के कारण क्षुब्ध थे, क्योंकि वहां ऊंची और निम्न जाति में कोई भेदभाव नहीं था। इनका अपने से ही था कि उस समय सैनिकों की सिपाही जो भर्ती होती थी उसमें उच्च जाति और निम्न जाति दोनों के थे भारत के लोग। तो इनका कहना था उच्च जाति वालों को कि निम्न जाति वाले को थोड़ा अलग रखा जाए और थोड़ा हमारे साथ उनको गैप रखा जाए। इस चीज को अंग्रेज ध्यान नहीं देते। वो तो कहते अरे इसमें क्या, ये तो सिपाही की वर्दी है, इसमें कोई छोट और बड़ा क्या होता है, सब देश के लिए है। ये हमारे सैनिकों को थोड़ा उचित नहीं लगा, उच्च वर्ग वालों को, और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। इसके अलावा माथे पर तिलक लगाना एवं पगड़ी पहनने की को भी प्रतिबंध किया गया।
अंग्रेजों द्वारा, ये भी हमारे लिए खिलाफ था। और पदोन्नति की एक समस्या थी। कहा जाता है कि भारत का सिपाही कितना भी क्यों न बहुत बेहतर बन जाए, वो एक हवलदार से ऊपर नहीं जा सकता था, यानी उसको प्रोन्नति नहीं मिल सकती थी, पदोन्नति यानी प्रमोशन नहीं होता था। इससे वो व्यक्ति नाराज रहता था और नाराज होकर के अपनी बातों को रखने में सक्षम नहीं हो पाता था। इससे सैनिककरण की उग्रता मिली। सब सैनिककरण में कई कारण हो गए, आपने लिख लिया कि इन सब कारणों की वजह से सैनिक क्या थे, नाराज थे और वो भी इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे। बीच बीच में कई बार उन्होंने आवाज उठाया भी था। अब आता है तीसरा तत्कालिक कारण। ये तत्कालिक कारण था जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। अब दोस्तों कह रहा है कि 1856 ईस्वी में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर, पुरानी जो लोहे की जो वाली जो बंदूक थी ब्राउन बेस, उसके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया गया। अंग्रेजों द्वारा 56 में यह निर्णय लिया गया कि पुराना जो बंदूक है जिसे ब्राउन बेस कहते हैं, उसके जगह पे न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा। इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना होता था, ऊपरला जो हिस्सा होता था ना उसको काटना होता था और काटने पड़ता था। 1800 अब जैसे देखिए, अब ऊपरला हिस्सा जब काटेगा तो वो जो होता था ना उसमें ऊपर, उसके ऊपर लेप लगता था। अब उसके ऊपर जब लेप लगता था तो उसमें होता ये था कि लेप सुअर और गाय के चर्बी का बना होता था। अब ऐसी स्थिति में वो जब मुंह से टच करते तो उनके मुंह में क्या होता है, ये दोनों चीजें लग जाती तो उनका हिंदू धर्म नष्ट होता। इस प्रकार से इस कारतूस का हमने विरोध करने का निर्णय लिया कि इसमें क्या है, लेप जो बना है वो चर्बी और सुअर और गाय के चर्बी से बना हुआ है, इसलिए हमारे लिए उचित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आता है 1856 में ये हो गया। 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इस घटना ने चिंगारी का कार्य किया और मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कर दी और यहीं से मंगल पांडे की विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। इस नए राइफल के प्रयोग का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में होता था। दमदम पड़ता है आपको बंगाल में, अंबाला आपको पंजाब में और सियालकोट पड़ता है उधर पेशावर यानी पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो उपयुक्त कारण ही 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण कारण थे। तो इस प्रकार हमने क्या देखा दोस्तों, तो हमने ये देखा कि 1857 के विद्रोह के कितने कारण मूल रूप से निकल करके आए, तो 5 कारण थे 1857 के विद्रोह के, जिसमें हमने क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले कि इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक कारण थे, जिसके अंतर बहुत सारे सब पॉइंट को हमने देखने का महसूस किया। फिर आर्थिक कारण, जो हमने पहले भी कुछ पढ़ा है अभी भी देखा। धार्मिक और सामाजिक कारण जो थे, और सैनिक कारण और तत्कालिक कारण, इन सब कारणों की वजह से 1857 की क्रांति घटित हुई, जो एक भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ साबित किया। यहीं से भारतीय इतिहास में एक चेंजेस देखने को मिलता है। आगे हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में हम इसको प्रसार के बारे में पढ़ेंगे, पतन के बारे में पढ़ेंगे और आगे देखते हैं कि इसका सफलता के कारण क्या है। जितना तक होगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को दोस्तों अंतिम समय तक देखने का प्रयास करना और पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करना कि 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे। और इसमें ये तो जरूर याद रखिए, सहायक संधि और उसके साथ वाला कहानी और डलहौजी और उसके साथ वाली कहानी को तो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति को हमने आज देखने की कोशिश की। यहीं पे हम लोग अपना वीडियो को रोकेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर दिए हैं तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन्हें लाइक करने को बोलिए और कमेंट करने को बोलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।